हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्लास 10th के मैथ का राजीव प्रकाशन के अनसॉल्व्ड पेपर का सेट 5 2025। सेट नंबर है 822 बीजेड। सबसे पहले खंड अ बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले हमने लिखा कि संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो उनका एलसीएम का मान क्या होगा। तो फॉर्मूला हम जानते हैं। फॉर्मूला अगर है इसमें हमको एलसीएम निकालना है तो फॉर्मूला होता है एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे एचसीएफ। तो इसमें 96 और 404 ये संख्या हो जाएंगी, तो आप लिख लेंगे 96 गुणे दूसरी संख्या है 404 और बटे इसका एचसीएफ दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे। 4 से 404 कट जाएगा 101 बार में, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9696। तो पहले का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 2 में लिखा कि बिंदु 2 5 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। तो फॉर्मूला होता है मूल बिंदु से दूरी। सूत्र का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। या तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, नहीं तो मूल बिंदु हम मान लेंगे, दो बिंदु मान लेते हैं, एक 2,5 हो गया, दूसरा हो जाएगा 0,0। फिर दूरी सूत्र लगाएंगे, फिर आंसर ले आएंगे, तब आएगा आंसर। नहीं तो डायरेक्ट इस फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। तो x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 5 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे 2 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 5 का स्क्वायर 25 और 25 4 हो जाएगा 29। तो अंडर रूट 29 मात्रक होगा। तो दूसरे का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है √2 प्लस tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। तो लिखा हुआ है √2 प्लस tan 45 डिग्री, और हम जानते हैं कि tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा √2 प्लस 1। तो ये हमारा आंसर होगा। तो तीसरे का सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 4 में लिखा है सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का मान होगा। ऑप्शन दिया 1 2 3 4। तो फॉर्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बराबर में 1 होता है। तो इसमें तब यहाँ सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, tan स्क्वायर ए लिखा हुआ है, थीटा की जगह ए है, तो इसका मान 1 के बराबर होगा। तो चौथे का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 5 में लिखा है समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 तो y का मान क्या होगा। तो इसमें समीकरण दिया है 2x प्लस 3y बराबर 11, और इसमें x का मान 1 दिया है, तो जहाँ x लिखा है वहाँ हम 1 रखेंगे। तो 2x है तो 2 गुणे 1 प्लस 3y बराबर 11, तो हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 3y बराबर 11। 2 को ले जाएंगे दाएं साइड माइनस हो जाएगा, तो 3y बराबर हो जाएगा 11 माइनस 2। 11 में से 2 घटाएंगे बचेगा 9, तो y बराबर हो जाएगा 9/3, और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, तो y बराबर निकल गया 3। तो पांचवे का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 6 में लिखा कि AP दिया हुआ है 21 18 15 डॉट डॉट का हुआ पद जिसका मान -81 होगा, हमको बताना है। इसमें बताना है कि जो ये AP दिया हुआ है और इसमें -81 कौन सा पद होगा, यानी कि n का मान निकालना है। तो इससे प्रथम पद हो जाएगा a बराबर 21, d निकालेंगे सार्वंतर, तो दूसरे में से पहले को माइनस करेंगे, 18 माइनस 21 घटाएंगे बचेगा -3, और इसमें अंतिम पद दिया है n बराबर -81। तो n में पद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणे d। तो n का जगह रखेंगे यहाँ -81 बराबर a है 21 प्लस n माइनस 1 और d है -3। तो इसमें हम पहले प्लस 21 को लाएंगे बाएं साइड, तो ये हो जाएगा माइनस, तो -18 -81 -21 बराबर -3 से n में गुणा करेंगे -3n, -3 से -1 में, तो माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3। अब यहाँ पे -18 -21 है, जब दोनों माइनस में रहेगा तो इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 1 1 2 और 8 2 10, तो -102 हो गया बराबर -3n प्लस 3। अब इसमें इस 102 को ले आते हैं हम दाएं साइड, प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में है 3n, तो इसको ले जाएंगे बाएं साइड, तो ये भी प्लस में हो जाएगा।
तो 3n बराबर हो जाएगा 3 + 102, तो 3n बराबर जोड़ेंगे 105 और 3 से 105 कटेगा 35 बार में, तो n बराबर हो जाएगा 105/3 और ये 35 बार में कट गया, तो n का मान निकल गया 35, यानी कि इस एपी का 35वां पद होगा माइनस का 81, तो छठवें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 7 में लिखा कि एक थैले में 2 नीली, 3 सफ़ेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, तो गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम इसमें लिख लेंगे कुल गेंदें कितनी हैं। कुल गेंदें तो 2 नीली है, 3 सफ़ेद है, 4 लाल है, तो 2 + 3 + 4, तो 4 3 7 2 9 गेंदें हो गए। अब इसे हमको बताना है कि गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता। लाल गेंद होने की प्रायिकता, तो प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। तो इसमें लाल गेंद है 4, तो हो जाएगा हम लोग का अनुकूल परिणाम, और कुल परिणाम में 9 गेंद हो जाएगा, तो 4/9 हो गया, और इसकी हम प्रायिकता को मान लेते हैं पी। तो लाल नहीं होने की प्रायिकता, तो उसमें क्या फॉर्मूला हो जाएगा, तो उसको हम लिखते हैं P' लिखते हैं या P बार लिखते हैं, तो बराबर हो जाएगा 1 - P। ये फॉर्मूला होता है नहीं होने की प्रायिकता। अगर ये किसी घटना होने की प्रायिकता है P, तो उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता होता है P' बराबर 1 - P, या कहीं कहीं P बार भी लिखा जाता है फॉर्मूला में, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं तब लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता तभी हो जाएगा हम लोग का Pe', तो P' बराबर हो जाएगा 1 - P। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता है 4/9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 - 4/9, तो 9 एकम 9, 9 में से 4 घटाएंगे तो होगा 5, यानी कि 5/9। तो सातवें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 8 में लिखा किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। तो किसी भी घटना के अवश्य घटने की प्रायिकता 1 के बराबर होती है, तो आठवें का डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 9 में लिखा है कि दिए गए चित्र में डी समांतर BC है, तो D/BC का मान बताना है। तो इसमें D/BC का मान बताना है, और इसमें ये AD दिया है 3, DB है 6 सेंटीमीटर, AE है 2 सेंटीमीटर और EC है 4 सेंटीमीटर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC को सिद्ध करेंगे हम लोग समरूप। तो त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में समरूप हम इसलिए सिद्ध करेंगे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो त्रिभुज ADE में D हो जाएगा और त्रिभुज ABC का संगत हो जाएगा BC, दोनों का अनुपात हमको निकालना है। तो पहले त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में दोनों में कोण A जो है ये कॉमन होगा, तो कोण A बराबर कोण A, ये हो गया हम लोग का उभयनिष्ठ। उसके बाद अब यहाँ पे अगर दो रेखाएं समांतर हो और एक तिर्यक रेखा हो, तो ये दोनों कोण बराबर होते हैं, जिसको हम कहते हैं संगत कोण। तो इसमें ये कोण D और ये कोण B, ये दोनों समांतर है, तो ये संगत कोण दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कोण ADE बराबर कोण ABC संगत कोण। तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे एंगल एंगल समरूपता से, तो इसलिए त्रिभुज ADE समरूप होगा त्रिभुज ABC के, और रूल लग रहा है एंगल एंगल सिमिलरिटी। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो AD का संगत हो जाएगा AB, अगर इसमें AD लेते हैं तो इसका संगत होगा AB, तो यहाँ पर लिख लेंगे AD/AB, फिर बराबर। उसी तरह D का संगत होगा BC, यहाँ पे D है तो D का संगत हो गया BC, तो D/BC बराबर। उसी तरह AE का संगत होगा AC, यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग AE/AC। तो इसमें हम केवल इन दो भुजा का अनुपात हम लोग ले लेते हैं इन दोनों का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग AD/AB बराबर D/BC। अब यहाँ AD है 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3/,
अगर ए बी निकालना हो यहाँ से यहाँ तक तो 3 और 6 को जोड़ेंगे 9 हो जाएगा। तो 3/9 बराबर हो गया D/BC। तो ये होगा 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, तो D/BC बराबर निकल गया 1/3। तो 9वें का ए ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन 10 में लिखा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेमी तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये हो गया हम लोग का एक वृत्त, और इसमें लिखा हुआ है कि एक बिंदु Q से वृत्त के पर एक स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। मान लेते हैं बिंदु Q है और इस पर से एक स्पर्श रेखा खींचा गया, इसकी लंबाई है 24 सेंटीमीटर, और बिंदु Q से केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर। मान लेते हैं हम लोग का वृत्त केंद्र O है और जिसकी दूरी यहाँ से हो गई 25 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है वृत्त की त्रिज्या। तो हम जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है वह स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका नाम देते हैं हम लोग P। तो इसमें हमको निकालना है OP। तो ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, कोई एक भुजा लंब या आधार होती है, लेकिन कर्ण जो होता है वो नहीं बदलता है। तो हम लोग को निकालना है OP। तो हम लिख सकते हैं तब OP बराबर √ OQ² माइनस PQ², OQ² माइनस PQ²। तो OQ इसमें है 25, हो गया 25 का होल स्क्वायर, माइनस ये है 24, 24 का होल स्क्वायर, 25 का होल स्क्वायर होगा 625, 24 का होल स्क्वायर होगा 576, घटाएंगे बचेगा 49, और 49 का वर्गमूल होता है 7। तो 10वें का ये ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला जैसे होता है पाइथागोरस में कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हमको सीधे लंब निकालना है तो कर्ण में से हम आधार को घटा देंगे, तो लंब बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं √ कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह अगर हमको आधार निकालना है तो हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम ये फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन 11 में लिखा है कि त्रिज्या 6 सेमी वाले वृत्त के एक त्रिज्य खंड जिसका कोण 30 डिग्री है के संगत चाप की माप हमको बताना क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या दिया हुआ है R बराबर 6 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 30 डिग्री। तो संगत चाप का माप का फॉर्मूला हो जाएगा तब इसमें θ/360 गुणे 2πr, ये होता है फॉर्मूला। तो इसमें थीटा हो जाएगा 30, यहाँ पे लिख लेंगे 30/360 गुणे 2π, और R है 6। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 36 कटेगा 12 बार में, और 6 से 12 कट गया 2 बार में, 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो हो जाएगा पाई सेंटीमीटर। तो 11वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 में लिखा कि 3 सेमी त्रिज्या के एक ठोस बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, एक समान त्रिज्या का अर्धगोला उसके शीर्ष पर रखा है, तो इस ठोस का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्वेश्चन के अनुसार एक 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ठोस बेलन है, ठीक है। ये बेलन दिया हुआ है और इसके ऊपर उसी त्रिज्या का एक अर्धगोला रखा गया इसके शीर्ष पर, तो इस तरह एक अर्धगोला रख दिया गया है। तो हमको बताना है इसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसमें ये हो गया बेलन का वक्र पृष्ठ, ये क्षेत्रफल होगा, साथ ही साथ ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, ये होगा πr², इसका हो जाएगा 2πrh बेलन का वक्र पृष्ठ, और ये होगा हम लोग का πr², और ये है गोला। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं जिसको हम छू सकते हैं। तो जब इसमें गोल अर्धगोले को उल्टा करके इसे रखा होगा तो हम केवल बाहर वाला ही इस क्षेत्र को हम छू सकते हैं और इसको छू सकते हैं। तो इसका वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr²। अब तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो त्रिज्या इसमें दिया हुआ है R बराबर 3 सेंटीमीटर, तो पहले लिख लेते हैं R बराबर 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है H बराबर 5 सेमी, तो H बराबर हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आप लिख लेंगे कुल ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो हो जाएगा 2πrh, फिर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr², और आधार का क्षेत्रफल ये हो जाएगा
पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हो गया 2 पाई आर एच, 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसे हम लोग मान रख देते हैं। तो हो गया 2 पाई गुणे आर है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई है 5, तो इसी का 5 लिखेंगे, प्लस 3 पाई और आर है 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, 6 पचे 30 पाई हो गया, फिर प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 3 27, 27 पाई दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 57 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 13 में लिखा कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है, इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा का त्रिज्या के साथ बने कोण का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी वृत्त पर जब कोई स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो उस पर त्रिज्या जो होती है वो लंब होती है, तो यानी कि इस कोण का माप हो जाएगा 90 डिग्री। तो 13वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 14 में लिखा है 1 + tan स्क्वायर बटे 1 + cot स्क्वायर का मान क्या होगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए बराबर, यहाँ हो जाएगा 1 + tan स्क्वायर का मान होता है sec स्क्वायर ए और 1 + cot स्क्वायर का होता है cosec स्क्वायर ए। अब हम जानते हैं कि जो सेक होता है ये कॉस का उल्टा होता है, तो सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर ए और कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर ए। अब ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है टैन, तो जब स्क्वायर है तो हो जाएगा टैन स्क्वायर है। तो 14वें का डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 15 में लिखा कि 7 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें त्रिज्या आर बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और कोण दिया है थीटा बराबर 60 डिग्री। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 60 यहाँ लिख लेंगे 60 बटे 360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 और त्रिज्या है 7, यहाँ आर स्क्वायर है तो 7 का हो गया स्क्वायर, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 से 36 कटेगा 6 बार में, फिर 2 से 6 कटेगा 3 बार में, 22 कट गया 11 बार में, तो हो जाएगा 11 बटे 3 सत्ते 21 गुणे 7 के स्क्वायर को ले सकते हैं 7 गुणे 7, तो 7 से 21 कट जाएगा 3 बार में, तो 11 सत्ते 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15वें का बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 16 में लिखा है किसी गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 452 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ये दिया हुआ हम लोग का 452 सही 4 बटे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर, अब यहाँ हम इसको लिखेंगे भिन्न में, ये तो मिश्र भिन्न में दिया हुआ है, तो 7 से 452 में गुणा करेंगे और गुणा करके जब 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 3168 बटे 7 हो गया। तो हो जाएगा 4 गुणे पाई का मान रखेंगे 22 बटे 7 गुणे आर स्क्वायर बराबर 3168 बटे 7। अब इसमें हम लोग इन तीनों पदों को ले आते हैं दाएं साइड, तो 7 ऊपर गुणा हो जाएगा और 4 और 22 आ जाएगा नीचे, तब यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 3168 गुणे 7 इसमें गुणा हो जाएगा और बटे नीचे हो जाएगा 7 गुणे 4 गुणे 22, 7 से 7 कट गया एक बार में, फिर हम इसको 22 से काटेंगे तो ये कटेगा 144 बार में और 4 से 144 कटेगा 36 बार में, तो आर स्क्वायर बराबर हो गया 36, तो आर बराबर हो जाएगा √36 और 36 का वर्गमूल होता है 6, तो हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या होगी 6 सेंटीमीटर। तो 16वें का ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 17 में लिखा कि द्विघात बहुपद px बराबर 4x² - 4x - 1 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे, और जब द्विघात बहुपद लिखा होता है x² + bx + c के रूप में, इस रूप में लिखा होता है, तो जब हम इससे इसकी तुलना करेंगे तो px बराबर हो जाएगा यहाँ 4x² - 4x + 1, जब तुलना करते हैं तो a बराबर होगा 4, b बराबर हो जाएगा -4 और c बराबर होगा 1। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है अल्फा गुणे बीटा बराबर c बटे, और c बराबर है 1
और ये बराबर है 4, तो हो जाएगा 1/4। तो 17वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 18 में दिया कि द्विघात समीकरण 3x² - 4x + 4/3 बराबर 0 का विविध कर होगा। तो पहले जो द्विघात समीकरण दिया रहता है उसका जो मानक रूप होता है वो होता है x² + bx + c बराबर 0 के रूप में। तो इससे जब इस समीकरण की तुलना करेंगे तो a बराबर हो जाएगा इसमें 3, b बराबर होगा -4 और c बराबर हो जाएगा 4/3। तो विविधकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b² - 4ac, ये होता है फॉर्मूला। तो b बराबर है इसमें -4, तो हम यहाँ लिख लेंगे b² है तो -4 का होल स्क्वायर हो गया, फिर -4 गुणे a का मान है 3 और c बराबर है 4/3, तो 3 से 3 कट गया। अब यहाँ -4 का होल स्क्वायर होगा 16, यहाँ भी 4 चौके 16, तो 16 में 16 घटाएंगे 0, तो 18वें का ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 19 में लिखा है निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल है 0 से 4, फिर 4 से 8, 8 से 12, 12 से 16 और 16 से 20, ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल। उसके बाद बारंबारता दिया हुआ है 4, 6, 6, 5 और 4। तो जो वर्ग अंतराल होता है, जो बारंबारता होता है उसको हम f(i) से सूचित करते हैं। उसके बाद फिर हम निकालते हैं वर्ग चिन्ह, निकालते हैं मध्यमान निकालते हैं, जिसको हम लिखते हैं xi से। तो इसमें जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसके निम्न सीमा उस सीमा को जोड़ते हैं और 2 से भाग देते हैं। तो 0 4 को जोड़ेंगे 4 होगा, 2 से भाग देंगे तो 2 हो जाएगा। उसी तरह 4 और 8 को जोड़ेंगे 12, 2 से भाग देंगे तो 6 हो जाएगा। अब हम इसमें बार बार ये वर्ग चिन्ह नहीं निकालते हैं, हम क्या करते हैं पहले चेक कर लेते हैं कि सबका जो इसमें वर्ग अंतराल दिया अंतर बराबर है कि नहीं। अगर सबका अंतर बराबर होता है तो एक का वर्ग चिन्ह निकालते हैं, एक का निकालेंगे और बाकी सब में जो अंतर होगा वर्ग चिन्ह का उसको जोड़ देंगे। तो इसमें हम लोग निकाले हैं, वर्ग चिन्ह आया है इसका 2, तो सब में अंतर 4 का है, तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 होगा, फिर 10 में 4 जोड़ेंगे 14, फिर 14 में 4 जोड़ेंगे हो जाएगा 18। उसके बाद फिर हम निकालते हैं f(i) गुणे xi। तो इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर 6 छक्के 36, 10 छक्के 60, 14 पच्चे 70 और 18 चौके 72। उसके बाद हम लोग जब माध्य निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा f(i) xi बटे सिग्मा f(i). तो सिग्मा f(i) xi होता है जो हम लोगों ने गुणा किया है इसका योगफल, और सिग्मा f(i) होता है जो बारंबारता है उसका योगफल। तो हम लिख लेंगे सिग्मा f(i) बराबर, सबको जोड़ेंगे तो 6 4 10, 16, 5 21 4 25। अब इसको जोड़ेंगे तो यहाँ लिखेंगे सिग्मा f(i) xi और इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग का 246। तो माध्य बराबर हो जाएगा, यहाँ मान रखेंगे सिग्मा f(i) xi का मान है 246 और सिग्मा f(i) का मान है 25, तो भाग देंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.84। तो 19वें का सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा। माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग दोनों सेम होता है। तो वर्ग अंतराल दिया हुआ इसमें, उसके बाद दिया है बारंबारता। तो वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। तो जब हम माध्यिका निकालते हैं तो उसमें पहले तो दिया रहता है बारंबारता, जिसको हम f से सूचित करते हैं। फिर हम निकालते हैं इसमें संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जिसको हम सूचित करते हैं CF से। तो संचयी बारंबारता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो बारंबारता दिया रहता है उससे पदों को जोड़ते हैं। तो पहले बारंबारता लिख लेते हैं, इसमें 6, 8, 10, 9 और 12 है। ठीक है, इतना दिया हुआ है। अब इसको हम जोड़ेंगे, पहले बारंबारता का जो पहला अंक रहता है उसको लिख लेते हैं संचयी बारंबारता में। फिर 6 में 8 जोड़ेंगे 14, 14 में 10 जोड़ेंगे 24, फिर 24 में 9 जोड़ेंगे 33 और 33 में 12 जोड़ेंगे हो जाएगा 45। वह जोड़ने 45 आ रहा है, तो जब बारंबारता को जोड़ेंगे तो ये भी 45 के बराबर आना चाहिए। तो इसको सूचित करते हैं हम लोग स्मॉल एन से। तो 6 8 14, 14 और 10 24, 24 9 33, 33 12 45। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं इसमें n/2, जो बारंबारता का योगफल होता है
उसका आधा निकालते हैं, तो हो जाएगा 45/2, तो भाग देंगे तो आएगा 22.5। अब ये जो मान होता है, इस मान को हम संचयी बारंबारता में चेक करेंगे। तो हम लोग ऐसा मान लेंगे कि संचयी बारंबारता में जो 22.5 से अधिक हो, उससे कम ना हो, और जो सबसे पहले आता हो। तो 22.5 के बाद सबसे अधिक जो मान, इसमें ये तो 14 कम हो जाएगा, 24 है। पहला मान है जो 22.5 से अधिक है, तो यही हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग में जो वर्ग अंतराल होता है उसको हम कहते हैं माध्यक वर्ग या माध्यिका वर्ग। तो 20 से 30 होगा, तो 20 का आंसर हो जाएगा बी। खंड ब है वर्णात्मक प्रश्न। पहले में लिखा है सभी खंड कीजिए। ये में है यदि एक बिंदु 0,1 बिंदुओं 5, -3 और x, 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें लिखा हुआ है कि ये जो बिंदु है इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ यानी कि बराबर दूरी पर है। तो यहाँ पे हम डायग्राम बना के समझ लेते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु P है, इसका निर्देशांक है 0,1, और ये दो बिंदु हैं A और B। A का निर्देशांक है 5, -3 और B का निर्देशांक है x, 6, और ये दोनों समदूरस्थ हैं यानी कि PA बराबर है PB। P से A की भी दूरी बराबर है, P से B की भी दूरी बराबर है। तब ये हो जाएगा, तो हम लोग का PA बराबर PB हो गया। और जब हम दूरी सूत्र लिखते हैं तो दूरी सूत्र में लिखते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अगर हमको रूट हटाना है तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तभी तो रूट हटेगा। तो हम पहले ही अगर इधर दोनों साइड स्क्वायर कर दें, वर्क कर दें, तो रूट हट जाएगा हम लोग का। तो लिख सकते हैं इसको PA² बराबर PB²। अब हम इसमें लगाएंगे दूरी सूत्र। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु हम लोग का है, पहले है इसमें PA है, तो PA के लिए मान लेते हैं ये x1 y1 है, x2 y2 है। तो सबसे पहले होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो 5 - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग 5 - 0 का होल स्क्वायर, फिर प्लस उसके बाद y2 - y1, तो -3 -1 हो जाएगा, -3 - 1 का होल स्क्वायर बराबर। उसके बाद फिर अब यहाँ PB है, तो PB में इसको मान लेते हैं ये PB हो गया, तो इस ये होगा हम लोग का हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x - 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस उसी तरह y2 - y1, तो 6 - 1 का होल स्क्वायर, 6 - 1 का होल स्क्वायर हो गया। तो 5 - 0 5 होगा, 5 का होल स्क्वायर हो गया 25, -3 -1 -4 -4 का स्क्वायर होगा 16, x - 0 x हो गया x², 6 में से घटाएंगे 5, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो इसमें 25 को अगर लाते हैं बाएं साइड तो कट जाएगा, यानी कि 25 से 25 हो गया कैंसिल, तो 16 बराबर हो गया x²। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा हम लोग का रूट हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा ±√16, और 16 का वर्गमूल होता है 4, तो हमारा आंसर होगा ±4। क्वेश्चन बी में लिखा है कि बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसके लिए पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं दो बिंदु है A और B, इसका निर्देशांक दिया हुआ -3, 10 और दूसरे का है 6, -8, और इस रेखाखंड को कोई बिंदु, इसका निर्देशांक है -1, 6, बताना है किस अनुपात में विभाजित करती है। तो इसको हल करने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो उसके अनुसार ये बिंदु हम लोग का होगा x1 y1, ये बिंदु हो जाएगा x2 y2, ठीक है, और ये बिंदु होगा xy, और जो अनुपात है उसको मान लेते हैं हम लोग k और 1 का अनुपात। जब भी अनुपात निकालना हो तो k और 1 का अनुपात अगर हम मानते हैं तो क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। तो मान लेते हैं कि ए बी रेखाखंड को बिंदु P k और 1 के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये हम लोग का हो जाएगा विभाजन सूत्र में, ये हो जाएगा हम लोग का m1, ये बिंदु हो जाएगा m2, ठीक है। तो जब विभाजन सूत्र हम लिखते हैं x, y बराबर ये होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और y वाला होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो इसमें x और y दोनों दिया हुआ है, ठीक है, सबका मान दिया हुआ है, केवल हमको इसमें निकालना है अनुपात। तो किसी एक को हम लेकर के हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें x दिया है तो x वाले फार्मूला पे सॉल्व कर सकते हैं, या y दिया है तो y वाले पे हल कर सकते हैं। तो हम x वाले पे हल कर लेते हैं। तो x बराबर हम लिखेंगे m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2।
ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं x कितना है। x इसमें है -1, तो यहाँ पे -1 लिख लेंगे, बराबर m1 को हमने k माना है, तो यहाँ पे k लिख लेंगे, गुणे x2, इसमें x2 है 6 के बराबर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 6, फिर प्लस m2 है 1 और x1 है -3, तो यहाँ पे लिखेंगे -3 बटे m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1। और इसमें k प्लस 1 को लाते हैं बाएं साइड -1 से गुणा कर देंगे, तो जाएगा -k -1 बराबर k से 6 में गुणा करेंगे 6k और 1 से -3 में गुणा करेंगे -3। अब इसमें हम इस k वाले पद को लाते हैं बाएं साइड और -1 को लाते हैं दाएं साइड। जब 6 पहले लिख लेंगे -k, जब 6k को लाएंगे बाएं साइड तो जाएगा -6k बराबर, यहाँ -3 है, उसी तरह -1 को ले जाएंगे दाएं साइड तो हो जाएगा +1, तो -k और -6k हो जाएगा -7k और -3 + 1 हो जाएगा -2, तो माइनस माइनस कट गया, प्लस हो गया, तो k बराबर हो जाएगा 2/7, यानी कि जो अनुपात होगा ये हम लोग का होगा 2:7 और ये हमारा आंसर है। और हम लोग ने माना है k और 1 का अनुपात माना है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ k/1 भी लिखें तो 2/7 ही आएगा, क्योंकि अगर k/1 लिखा जा रहा है तो लिख सकते हैं 2/7/1 और ये 7 नीचे 1 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 2/7 और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन सी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - tan a बटा 1 - cot a का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर है। तो हम LHS बराबर RHS सिद्ध करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग LHS, तो LHS बराबर है 1 - tan a बटे 1 - cot a का होल स्क्वायर। अब हम tan को लिख सकते हैं sin बटे cos और cot को लिख सकते हैं cos बटे sin। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - tan a को लिखेंगे sin a बटे cos a, फिर 1 - cot a को लिखेंगे cos a बटे sin a और पूरे का हो जाएगा ये होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम लेंगे, cos a से 1 में गुणा करेंगे तो cos a हो जाएगा, उसी तरह नीचे वाले में sin a से 1 में गुणा करेंगे तो sin a हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं। तब cos a से 1 में गुणा करेंगे तो cos a माइनस sin a बटे यहाँ नीचे हो गया cos a, उसी तरह फिर sin a से 1 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sin a माइनस cos a बटे sin a का हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ऊपर वाले पद में से माइनस कॉमन ले लें, जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ही हो जाएगा माइनस। तो अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं तो जब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा साइन ए और ये हो जाएगा माइनस कॉस ए, ठीक है, बटे ये हो गया हम लोग का कॉस ए, और ये ऊपर जो नीचे वाला पद है ऊपर चला जाएगा और ये पद आ जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर तब लिख सकते हैं हम लोग साइन ए बटे, और ये हम लोग का साइन ए माइनस कॉस है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं साइन ए माइनस कॉस है, ठीक है, और पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये दोनों तो कट जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, यहाँ साइन बटे कॉस, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और ये हो जाएगा हम लोग का कॉस स्क्वायर ए, और साइन बटे कॉस होता है टैन, तो हो जाएगा टैन स्क्वायर ए बराबर में RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन डी में लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया हुआ है, तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें वर्ग अंतराल, उसके बाद है बारंबारता। वर्ग अंतराल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, फिर है 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद बारंबारता इसमें दिया हुआ है, बारंबारता है 7, फिर 9, 19, 15 और 7। तो जब भी हम माध्यिका निकालते हैं या माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो बारंबारता को हम F से सूचित करते हैं, संचयी बारंबारता को CF सूचित करते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बारंबारता का पहला अंक लिखेंगे, फिर 7 में 9 जोड़ेंगे, 9 7 16, फिर 16 और 19 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 35 से 15 जोड़ेंगे 50, और 50 में 7 जोड़ेंगे ये हो जाएगा 57। उसके बाद फिर हम बारंबारता को भी जोड़ेंगे, तो ये भी जोड़ने पर 57 के बराबर आना चाहिए। तो 9 7 16, 16 9 25, 5 30, 7 37 का 7,
80 बचा 3, 3 1 4 1 5, ये हो गया 57। ठीक है, अब इसके बाद जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है उसको पहले हम लिख लेते हैं समझने के लिए। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है माध्यिका बराबर L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणे एच, ये होता है फॉर्मूला। तो उसके लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा इसमें माध्यिका वर्ग। तो उसके लिए हम निकालते हैं एन बटे 2, जो बारंबारता का योगफल निकला है उसका आधा निकालेंगे, तो हो जाएगा 57/2। तो 2 से 57 को भाग देंगे तो आएगा हम लोग का 28.5। अब ये जो मान निकला है इसको हम सी एफ में चेक करेंगे, तो वो मान लेंगे जो इस 28.5 से ज़्यादा हो, सबसे पहले आता हो। तो 28.5 से जो ज़्यादा मान है वो 35 है, और सबसे पहले आ रहा है, तो ये हम लोग का हो जाएगा माध्यिका वर्ग। तो माध्यिका वर्ग हो जाएगा इसमें 20 से 30, तो यहाँ आप लिख लेते हैं हम लोग माध्यिका वर्ग बराबर, ये हो गया 20 से 30। अब इसमें ये जो 19 है बारंबारता में, ये हम लोग का हो जाएगा एफ के बराबर, फॉर्मूला में है। और जो सी एफ होता है संचयी बारंबारता में, जो बारंबारता वर्ग है उसके ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता, ये हो जाएगा सी एफ। फिर इसमें एच है, एच जो होता है ये जो वर्ग अंतराल दिया है इसमें, इसके बीच का अंतर, तो समय 10 का अंतर है तो एच बराबर 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे तब एल, एल जो होता है ये माध्यिका वर्ग में जो निम्न सीमा होती है उसको हम एल सूचित करते हैं, तो एल बराबर 20 हो जाएगा। फिर एफ बराबर हम लिखेंगे 19, सी एफ बराबर होगा 16। ठीक है, और एन बटे 2 तो पता ही है 57/2 हो जाएगा। हम यहाँ मान रखते हैं, तो एल बराबर हम लिखेंगे 20 प्लस एन बटे 2। अब यहाँ मान हम दशमलव न रखकर भिन्न में रखेंगे, इसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो अब लिख सकते हैं हम लोग 57/2 माइनस सी एफ है 16 बटे एफ है 19 और गुणे एच है 10। ठीक है, एच का मान 10 है तो आप लिख लेते हैं एच बराबर 10। तो हो जाएगा 20 प्लस, अब यहाँ 16, 2 से 16 गुणा कर देंगे, 16 दूनी 32, और 57 में से 32 घटा देंगे तो बचेगा 25। तो हो जाएगा 25/2/19 और गुणे 10। ठीक है, ये जो 2 है इस 19 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा हम लोग का 20 प्लस 25/2 गुणे 19 और गुणे 10। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में, 25 और 5 से गुणा करेंगे 125, तो 20 प्लस 125/19, तो ये हो जाएगा 20 प्लस, जब 19 से 125 में भाग देंगे तो ये लगभग में आएगा 6.578। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 26.578। अब हम इसमें अगर 2 अंक तक लिखते हैं तो जब दशमलव में तीसरे अंक का मान अगर 5 से ज़्यादा होते हैं, यहाँ 1 अंक बढ़ जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 26.58। क्वेश्चन में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो किसी भी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मानते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है, तो आप लिख लेंगे माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या है तो उसको a बटे बी के रूप में लिख सकते हैं, तो यानी कि 3√2 बराबर हो जाएगा a बटे बी। इसमें लिखेंगे जहाँ a तथा b सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं, ये तथा भी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कहते हैं जिनका CF 1 के बराबर, उसको कहते हैं हम लोग सहअभाज्य। और इसमें जो b होगा ये 0 के बराबर नहीं होगा, और b 0 के बराबर नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस तरह क्वेश्चन में जो अपरिमेय संख्या रहता है, जैसे √2 इसमें अपरिमेय संख्या है, इसको हम रखेंगे बाएं साइड और इसको ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड। तो √2 बराबर हो जाएगा a बटे 3b। ठीक है, अब यहाँ पे a और b ये पूर्णांक है, ठीक है, 3 भी पूर्णांक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा परिमेय संख्या। लेकिन हम लोग जानते हैं कि √2 अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी आपस में बराबर हो ही नहीं सकते हैं, यानी कि जो हमने माना ये गलत माना है। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे कि इसमें a, b तथा 3 पूर्णांक है, इसलिए a बटे 3b
एक परिमेय संख्या है, परंतु √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और जो हमने माना है ये गलत माना है, क्योंकि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी बराबर हो ही नहीं सकते हैं। तो हम लिखेंगे यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण उत्पन्न हुआ है कि 3√2 एक परिमेय संख्या है। तो लिख रहे हैं कि 3√2 एक परिमेय संख्या, हमने इसको परिमेय माना है, तो 3√2 एक परिमेय संख्या है। अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन एफ में दिया हुआ है कि संख्या 120 और 315 का एलसीएम निकालना है। तो हम लोग को इसमें एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना है। तो पहले हम इसमें निकालेंगे 120 का अभाज्य गुणनखंड, फिर निकालेंगे 315 का। तो जब हम 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसके लिए हमको भाग देना होगा 2 से। तो 2 से 120 से भाग देंगे 60 बार में, फिर 2 से 60 30 बार में कटेगा, फिर 2 से 30 15 बार में, फिर 3 से 15 5 बार में, और 5 से 5 1 बार में। तो इसको तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसमें 2 3 बार गुणा तो हो जाएगा 2 का क्यूब गुणे 3 गुणे 5। उसी तरह फिर हम निकाले थे 315 का अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 एक कम 3, 3 पचे 15, फिर ये 3 से भाग देंगे तो कटेगा 35 बार में, 5 से 35 कटेगा 7 बार में, और 7 से 7 कट गया 1 बार में। तो 315 का हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें 3 2 बार गुणा है तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7। अब जब भी हम एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कि दोनों में कोई संख्या कॉमन है कि नहीं। अगर कॉमन हो तो जिसका घात अधिकतम होता है उसको लिखते हैं, और जो संख्या नहीं मिलती उसको भी लिखते हैं। तो यहाँ 2 का क्यूब है, इसमें तो कहीं 2 का क्यूब है नहीं, तो 2 का क्यूब लिख लेते हैं। जो संख्या नहीं मिलेगी उसको भी लिखेंगे। यहाँ 3 का स्क्वायर है 3 है, तो जिसका घात अधिकतम होगा उसको लिखेंगे, यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर। फिर यहाँ 5 है, यहाँ 5 है। जब दोनों का घात समान होता है तो एक संख्या को लिख लेंगे 5, और 7 नहीं है तो 7 को लिख लेंगे। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8, 3 का क्यूब हो गया 9, 7 पचे 35, और सबको गुणा करेंगे तो ये आएगा हम लोग का 2520। क्वेश्चन 2 में लिखा है कि 5 खंडों को हल कीजिए, ये मैं निम्नलिखित सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो जब भी हम बहुलक निकालते हैं तो बहुलक के लिए देखते हैं कि जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो इसमें जो 21 है इसकी ये बारंबारता सबसे अधिक है, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग जब हम लिखते हैं तो उसमें बहुलक निकालने के लिए फॉर्मूला जो होता है इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H, ये होता है फॉर्मूला। तो पहले हम चेक करते हैं कि किस बारंबारता में किसका सबसे ज़्यादा बारंबारता है। तो ये 21 का है, तो ये हम लोग का हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग हो जाएगा 30 से 40। तो पहले इसको लिख लेते हैं हम लोग। बहुलक वर्ग बराबर हो गया 30 से 40। अब इसमें जो बहुलक वर्ग के सामने वाला जो बारंबारता होता है उसको मानते हैं हम लोग F1। F1 के ठीक पहले वाला जो बारंबारता होता है उसको मानते हैं हम लोग F0, और F1 के बाद वाला जो बारंबारता है उसको मानते हैं हम लोग F2। ठीक है, और इसमें जो फॉर्मूला में जो H होता है ये होता है वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर है, जो निम्न सीमा और उस सीमा के बीच का अंतर है। तो समय 10 का अंतर है तो H बराबर 10 हो जाएगा। तो H बराबर होगा 10। उसके बाद फॉर्मूला में L भी है, तो L जो होता है ये बहुलक वर्ग में जो निम्न सीमा होती है, तो L बराबर हो जाएगा 30।
F0 बराबर हम लिख लेंगे 18, F1 बराबर हो जाएगा 21 और F2 बराबर हो जाएगा 15। अब इसे हम लोग मान रखते हैं, तो L बराबर रखेंगे 30 प्लस F1 है इसमें 21 माइनस F0 है 18 बटे 2F1, तो 2 गुणे 21 माइनस F0 है 18 माइनस F2 है 15 और गुणे H है 10। तो हो जाएगा 30 प्लस 21 में से 18 घटाएंगे बचेगा 3 बटे 21 दूनी 42 और 18 माइनस 15 माइनस का 33 गुणे 10। अब 42 में हम लोग 33 घटा देंगे, तो 42 में से 33 घटाएंगे बचेगा 9, तो बराबर हो जाएगा 30 प्लस और 3 में 10 से गुणा कर देते हैं तो 30 बटे 9 हो गया। 3 से 9 कटेगा 3 बार में, ये कट जाएगा 10 बार में, तो हो जाएगा 30 प्लस 10 बटे 3, तो हो जाएगा 30 प्लस भाग देंगे 3 से 10 में, तो हो जाएगा 3.33 और जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 33.33। ये हमारा आंसर है, लेकिन जो आंसर शीट दिया हुआ उसमें आंसर गलत है। क्वेश्चन बी में लिखा है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्शरेखाओं की लंबाई समान होती है। तो मान लेते हैं ये हम लोग का वृत्त हो गया और इसके बाहर कोई बिंदु P है जिस पर से स्पर्शरेखा खींचा जा रहा है। ये दो स्पर्शरेखाएं हैं PA और PB, और यह मान लेते हैं वृत्त का केंद्र है, तो केंद्र O से A को मिलाएंगे, B को मिलाएंगे, और जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्शरेखा पर लंब होती है। ठीक है, हमको इसमें सिद्ध करना है कि PA बराबर PB दोनों स्पर्शरेखाएं बराबर है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, O से P को मिला देंगे और हम त्रिभुज OAP और त्रिभुज OBP को सिद्ध करेंगे सर्वांग सम। तो इसके लिए हम लोग रूल यूज करेंगे RHS सर्वांग समता। तो इससे पहले होता है एक 90 डिग्री कोण, फिर कर्ण दोनों बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो त्रिभुज OAP में A 90 डिग्री है, त्रिभुज OBP में B 90 डिग्री है। उसके बाद एक कर्ण, दोनों में कर्ण बराबर होना चाहिए, तो त्रिभुज OAP में कर्ण है OP, त्रिभुज OBP में भी कर्ण है OP और एक भुजा बराबर, तो संगत एक भुजा बराबर होना चाहिए। तो इसमें OA बराबर OB होगा, ये दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं आपस में बराबर होंगी, तो RHS रूल से दोनों त्रिभुज हो जाएगा सर्वांग सम। तो वो ये हो जाएगा PA बराबर PB। तो हम पहले इसमें लिख लेंगे, हम लोग को इसमें सिद्ध करना है PA बराबर PB। ठीक है, और रचना में हम लिख लेंगे OP को मिलाया, ये हो गया रचना में हम लोग का। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग दोनों त्रिभुज को सिद्ध करते हैं सर्वांग सम। तो प्रूफ में हम लिखेंगे त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में सबसे पहले कोण एक 90 डिग्री होना चाहिए दोनों में, तो कोण OAP बराबर कोण OBP, ये हो गया 90 डिग्री। फिर दोनों का कर्ण बराबर होना चाहिए, तो दोनों का कर्ण OP है कॉमन, तो OP बराबर OP, ये हो जाएगा हम लोग का उभयनिष्ठ हो गया। फिर उसके बाद एक भुजा बराबर, तो उसमें OA और OB बराबर है वृत्त की त्रिज्याएं, तो OA बराबर OB, यहाँ पर लिख लेंगे हम वृत्त की त्रिज्याएं। तो इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांग सम होगा त्रिभुज OBP के, और रूल लग रहा है इसमें RHS सर्वांग समता। तो जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजा बराबर होते हैं, तो यानी कि PA बराबर हो जाएगा PA बराबर PB, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, यहाँ रीजन में लिख लेंगे हम लोग CPCT, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन सी में कि किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 3 सेमी, 6 सेमी और 8 सेमी तथा दूसरे त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 4.5 सेमी, 9 सेमी और 12 सेमी है, तो सिद्ध कीजिए कि ये त्रिभुज समरूप है। तो हम पहले इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज है DEF, D E और F। इसमें AB बराबर दिया है, पहले त्रिभुज में मान लेते हैं AB 3 सेंटीमीटर है, उसके बाद ये 6 सेंटीमीटर है और अगली भुजा है 8 सेंटीमीटर। फिर दूसरे त्रिभुज में ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, फिर ये 9 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर। तो इसमें केवल भुजाओं का माप दिया हुआ है। तो दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, जब उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो
त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी एफ में ए बी का संगत है डी सी दिया हुआ है, बी सी का संगत है ई एफ है और ए सी का संगत है डी एफ। तो पहले हम निकाल लेते हैं ए बी और डी का अनुपात। तो आप लिख लेंगे ए बी बट्टे डी, ए बी है 3 और डी है 4.5। अगर इसमें हम दशमलव हटाएं तो नीचे बट्टे में 10 हो जाएगा, तो 3 बट्टे लिख सकते हैं 45 बट्टे 10, और ये 10 चला जाएगा ऊपर 3 में गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा 30 बट्टे 45। तो 15 से काटेंगे 2 बार में, 45 कटेगा 3 बार में, तो ये हो गया 2/3। उसी तरह हम निकालते हैं बी सी और ई एफ का अनुपात। तो बी सी बट्टे ई एफ, बी सी 6 है और ई एफ 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिक 9, ये भी आ गया 2/3। उसके बाद है ए सी और डी एफ का अनुपात। तो ए सी बट्टे डी एफ, ए सी 8 है, डी एफ 12 है, तो 8/12, 4 से 8 2 बार में, 12 कट गया 3 बार में, 2/3। तो यहाँ देख रहे हैं संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बट्टे डी बराबर बी सी बट्टे ई एफ बराबर ए सी बट्टे डी एफ, और ये बराबर है 2/3 के। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी एफ के, और इसमें नियम लग रहा है साइड 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 समरूपता, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन डी में लिखा है किसी भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ने पर वो 4/5 हो जाती है। यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो उस भिन्न का मान 1/2 हो जाता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हल में पहले लिख लेंगे माना भिन्न बराबर x/y, तो इसमें x हमारा अंश हो जाएगा और y हर हो जाएगा। तो इसमें 2 कंडीशन दिया, तो मान लेते हैं पहला केस है केस फर्स्ट में। इसमें लिखा हुआ कि जब भिन्न के अंश तथा हर में 1 जोड़ा जाता है तो 4/5 हो जाती है। तो अंश में भी 1 जोड़ना है, हर में भी 1 जोड़ना है, तो x + 1/y + 1 बराबर हो जाएगा 4/5। अब इसे हम कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 को इधर ले जाएंगे, इसमें गुणा कर देंगे, y + 1 को 4 से गुणा कर देंगे, तो 5 गुणे x + 1 बराबर हो जाएगा 4 गुणे y + 1। तो 5 से x में गुणा करेंगे 5x + 5 हो गया, फिर 4 से y और 1 में गुणा करेंगे तो 4y + 4। अब 4y को लाते हैं बाएं साइड, 5 को लाते हैं दाएं साइड, तो 5x - 4y बराबर हो जाएगा 4 और माइनस का 5, तो 5x - 4y बराबर -1। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड केस में क्या दिया हुआ है, केस सेकेंड में अब इसमें लिखा हुआ है कि यदि अंश और हर में से 5 घटाया जाए तो भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो हम लोग का भिन्न है x/y और दोनों में से 5 घटाना है, तो x - 5 बटे हो जाएगा y - 5 बराबर, ये हो जाता है हम लोग का 1/2। तो इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 2 से x में गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, फिर 2 में -5 से गुणा करेंगे -10, फिर y - 5 को ले आएंगे दाएं साइड, 1 से गुणा करेंगे तो इतना ही होगा, हो गया y - 5। ठीक है। अब इसमें y को लाते हैं हम लोग बाएं साइड और -10 को लाते हैं दाएं साइड, हो जाएगा 2x - y बराबर, ये -5 है, -10 जाएगा दाएं साइड तो प्लस का 10 हो गया, तो 2x - y बराबर ये हो जाएगा हम लोग का 5। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 में दोनों में देख रहे हैं कि इसमें कोई पद बराबर नहीं है, यहाँ 5x है, यहाँ -4y है, यहाँ 2x है, -5 है, तो हम क्या करेंगे y वाले पद को बराबर कर लेते हैं और समीकरण 2 में 4 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 4y हो जाएगा, और हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो जब हम इसमें 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 4 दूनी 8x - 4y और 4 × 20। ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 3। अब हम समीकरण 1 में से समीकरण 3 को घटा सकते हैं, 3 में से 1 को घटाएंगे, तो हम 1 में से 3 को घटा देते हैं, तो जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5x - 4y बराबर -1, और समीकरण 3 है 8x - 4y बराबर 20। जब घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस, माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा प्लस वाला माइनस, ये दोनों कट गया, -8x + 5x बचेगा -3x, -20 और -1, -21,
तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3 से 21 कटेगा 7 बार में, तो x बराबर निकल जाएगा 7। ठीक है, अब x का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम तब लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का है 5x माइनस 4y बराबर माइनस का 1, और x बराबर निकला है 7, तो हो जाएगा 5 गुणे 7 माइनस 4y बराबर माइनस का 1 हो गया। तो 7 बचे 35 माइनस 4y बराबर माइनस का 1, 35 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4y बराबर माइनस 1 हो जाएगा माइनस का 35, तो माइनस 4y बराबर माइनस 1 माइनस 35 हो जाएगा माइनस का 36, माइनस माइनस हो गया प्लस, कट जाएगा, और 4 से 36 कटेगा 9 बार में, तो y बराबर निकल गया 9। तो x का मान निकला 7 और y का मान निकला है 9, और भिन्न हम लोगों ने माना था x बटे y, तो x का मान रखेंगे हम लोग 7 और y का मान रखेंगे 9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 बटे 9। क्वेश्चन ई में लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण हल कीजिए। यदि वह 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2, तो इसका हम गुणनखंड करने के लिए 2 से गुणा करेंगे 9 में, तो 9 दूनी 18x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाले पद को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 हो जाए, गुणा करने पर 18 हो जाए। तो 3 छक्के 18 होता है, और 6 में से 3 घटाएंगे बचेगा 3, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 9x स्क्वायर, माइनस में है तो बड़े वाले पद को माइनस में लिखेंगे, तो माइनस का 6x और प्लस 3x और माइनस 2 बराबर 0। अब यहाँ 9x और 6x में 9 और 6 में 3 कॉमन है और x कॉमन है, तो इसमें से 3x कॉमन ले लेंगे, तो 3 तरीके 9, यहाँ हो गया 3x, x तो कॉमन हो गया, 3 दूनी 6 तो माइनस का 2, प्लस अब इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम एक कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा 3x माइनस 2 बराबर 0। तो 3x माइनस 2 दोनों में कॉमन हो गया, 3x माइनस 2 को कॉमन लेंगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा 3x प्लस 1 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग 0 के बराबर लिख लेते हैं हम लोग, तो यहाँ लिख लेंगे तो 3x माइनस 2 बराबर 0 या 3x प्लस 1 बराबर 0। तो इसमें माइनस 2 को लेते हैं दाएं साइड, तो 3x बराबर हो गया 2, तो x बराबर हो जाएगा 2/3। उसी तरह इसमें प्लस 1 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 3x बराबर माइनस का 1, तो x बराबर माइनस का 1/3। तो x का 2 आंसर होगा, 1 2/3 और माइनस 1/3। क्वेश्चन एफ है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो इसमें तीसरा पद दिया हुआ है 16, यानी कि A3 बराबर 16 है, और फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सातवां पद यानी कि A7, तो सातवां पद है पांचवें पद से कितना अधिक है, 12 अधिक है, तो 12 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें n पद का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुणे डी। तो इसके अनुसार n बराबर इसमें 7 है, तभी हो जाएगा a प्लस 7 माइनस 1 गुणे डी बराबर हो जाएगा A5 को लिख सकते हैं हम लोग a प्लस 5 माइनस 1 गुणे डी और प्लस 12। तो इसमें a से a कट गया, 7 में से घटाएंगे बचेगा 6, डी हो गया बराबर में, यहाँ हो जाएगा 5 में से घटाएंगे 4, 4d बराबर प्लस हो जाएगा 4d प्लस 12। अब 4d को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 6d माइनस 4d बराबर हो जाएगा 12, 6d में से 4d घटाएंगे बचेगा 2d बराबर 12, और 2 से 12 कट जाएगा 6 बार में, तो d का मान निकल गया 6। ठीक है, हमको इसे एपी का बताना है, और इसमें दिया हुआ कि तीसरा पद इसका 16 है, तो A3 बराबर हम लिख लेंगे 16। जब सूत्र के अनुसार लिखेंगे तो हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 गुणे डी बराबर 16, तो 3 में से घटाएंगे बचेगा 2, तो a प्लस 2 गुणे डी का मान निकला है 6, या 6 लिख लेते हैं बराबर में 16, तो a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 16, 12 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो a बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, 16 में से 12 घटाएंगे बचेगा 4, तो a बराबर निकल गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग को निकलना है AP। तो जब भी हम AP लिखते हैं तो उसमें पहले प्रथम पद को लिखते हैं, तो प्रथम पद 4 है, उसके बाद जो भी आता है उसमें हम सार अंतर को जोड़ते जाते हैं, तो a 4 है, सार अंतर है 6, तो 6 4 हो जाएगा 10। फिर अगला पद निकालने के लिए फिर से सार अंतर को जोड़ेंगे, तो 10 में 6 जोड़ेंगे 16, फिर 16 में 6 जोड़ेंगे 22,
डॉट डॉट, और ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन 3 में लिखा है निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो यहाँ है 5x + y बराबर 3 और 6x - 5y बराबर 1/2। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब इसमें अगर y वाले पद को बराबर करते हैं तो यहाँ -5y है, यहाँ y है केवल, तो हम समीकरण 1 में 5 से गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे। जब विपरीत चिन्ह रहता है तो जोड़ते हैं और समान चिन्ह रहता है तो घटाते हैं। तो समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे हैं। जब समीकरण 1 में 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 5 × 5 = 25x, फिर 5 से y में 5y, फिर 5 से 3 में 5 3 15। इसको मान लेते हैं समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 2 और समीकरण 3 को जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोग समीकरण 1 में 5 से गुणा कर रहे थे। आप लिख लेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का 6x - 5y बराबर 1/2, और समीकरण 3 है 25x + 5y बराबर 15। तो -5y + 5y दोनों कट गया, 25 और 6 हो जाएगा 31। अब यहाँ हो गया हम लोग का 1/2 + 15। अगर जोड़ रहे हैं तो 15 दूनी 30 और 30 में 1 जोड़ेंगे 31, तो ये हो जाएगा 31/2। अब x का मान निकालना है तो 31 को लाएंगे दाएं साइड, तो नीचे हर में गुणा हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 31/2 गुणे 31। 31 से 31 कट गया तो x का मान निकल गया 1/2। अब x का मान हम देते हैं समीकरण 1 में और y निकाल लेते हैं, तो आप लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है 5x + y बराबर 3 और x का मान निकला है 1/2, तो हो जाएगा 5 गुणे 1/2 + y बराबर 3। 5 में 1 से गुणा करेंगे तो 5/2 + y बराबर 3 हो गया। 5/2 को लाते हैं दाएं साइड, तो y बराबर 3 माइनस 5/2, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 में से 5 घटाएंगे 1/2। तो x का मान भी निकला 1/2 और y का मान भी होगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 3 का अथवा दिया है कि एक आयत का क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए। यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए तो चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं, माना आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र तब हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि xy मीटर स्क्वायर। ये निकल गया क्षेत्रफल। अब इसमें 2 कंडीशन दिया हुआ है, तो केस फर्स्ट लिख लेते हैं हम लोग पहले। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि यदि इसकी लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाए, तो लंबाई 1 से अगर 2 मीटर बढ़ाएंगे तो x + 2 हो जाएगा, और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाए और चौड़ाई y है, 2 मीटर कम करेंगे तो हो जाएगा y - 2। तो जब लंबाई 2 मीटर बढ़ा दी जाती है और चौड़ाई 2 मीटर कम कर दी जाती है तो क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। तो ये हम लोग की लंबाई हो जाएगी और ये हो जाएगी चौड़ाई। जब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करेंगे तभी तो क्षेत्रफल आएगा। तो ये नया लंबाई है, नया चौड़ाई है, तो जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल 28 मीटर स्क्वायर कम होता है और क्षेत्रफल हमारा xy है, तो xy में से कितना कम हो जाएगा 28। जब लंबाई को 2 मीटर बढ़ाया जाता है और चौड़ाई को 2 मीटर कम कर दिया जाता है तो जो क्षेत्रफल आता है वो 28 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है, यानी कि क्षेत्रफल हमारे xy है और इसमें 28 कम हो जाएगा तो 28 माइनस कर देंगे। अब इससे गुणा करेंगे 1 से y में xy, फिर 1 से -2 में माइनस का 2x, फिर 2 से y में 2y, 2 से -2 में माइनस का 4 बराबर xy - 28। xy से xy कट गया, ये हो जाएगा माइनस का 2x + 2y, -4 को लाते हैं हम लोग दाएं साइड, तो यह माइनस का 28, जब -4 जाएगा दाएं साइड तो हो जाएगा प्लस का 4, तो माइनस का 2x + 2y घटाएंगे बचेगा माइनस का 24। अब इन दोनों में से हम -2 कॉमन ले लेते हैं, तो जब -2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला पद हो जाएगा प्लस, प्लस वाला हो जाएगा
माइनस बराबर माइनस का 24, माइनस माइनस कट गया प्लस, दो से इसमें 2 को ले जाएंगे हम लोग दाएं साइड, तो 24/2 हो जाएगा, और 2 से 24 कट जाएगा 12 बार में, तो x माइनस वाई बराबर हो गया 12। इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, केस सेकेंड। ठीक है, अब इसमें क्या लिखा हुआ है, यदि लंबाई 1 मीटर कम कर दी जाए, तो लंबाई 1 से 1 मीटर कम करेंगे तो x माइनस 1 हो जाएगा, और चौड़ाई 2 मीटर वृद्धि कर दी जाए, तो चौड़ाई y है, 2 मीटर बढ़ाएंगे तो y प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्षेत्रफल है 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है, तो इन दोनों को गुणा करेंगे तभी क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई है, और ये 33 मीटर स्क्वायर बढ़ जा रहा है, यानी कि 33 जोड़ देंगे, तो एक्स में वाई से गुणा करेंगे हो जाएगा एक्स वाई, फिर एक्स में 2 से गुणा करेंगे 2x, फिर 1 में माइनस वाई से गुणा करेंगे माइनस का वाई, 1 में 2 से गुणा करेंगे माइनस का 2 बराबर एक्स वाई प्लस 33, एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, अब यहाँ बच गया हम लोग का 2x माइनस वाई, माइनस 2 को ले आते हैं हम लोग दाएं साइड, तो हो जाएगा 33 प्लस 2, तो 2x माइनस वाई बराबर 35। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में है x माइनस वाई बराबर 12, और इसमें है 2x माइनस वाई बराबर 35, तो इसमें दोनों में y वाला पद बराबर है, तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, या 2 में से 1 को घटा सकते हैं, तो यहाँ पे हम हल में लिख लेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x माइनस वाई बराबर 12, और समीकरण 2 है 2x माइनस वाई बराबर 35, 2x माइनस वाई बराबर 35, जब घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है, हो जाएगा माइनस प्लस माइनस, वाई से वाई कट गया, माइनस 2x और x माइनस का x, माइनस 35 और 12, तो 5 में 2 घटाएंगे 3, ये बचेगा माइनस का 23, तो माइनस माइनस कट गया प्लस, तो x बराबर निकल गया 23। ठीक है, अब x का मान हम लोग रख देते हैं समीकरण 1 या 2 में, और y निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x का मान समीकरण किसी भी समीकरण रख सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, या तो 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, तो समीकरण 1 में रख देते हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 12, और x बराबर निकला है 23, तो यहाँ x का मान रखेंगे 23, तो 23 माइनस वाई बराबर 12, 23 को लाते हैं दाएं साइड, तो माइनस वाई बराबर 12 माइनस 23, तो माइनस वाई बराबर हो जाएगा माइनस का 11, माइनस माइनस कट गया प्लस, तो वाई बराबर निकल गया 11। अब इसे हमको निकालना है आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल है एक्स वाई, आयत का क्षेत्रफल है एक्स वाई, एक्स गुणे वाई, तो एक्स बराबर निकला है 23, वाई बराबर निकला है 11, तो 23 गुणे 11, इसको हम लोग गुणा करेंगे, तो 3 हो गया, 3 2 5, 253 मीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 4 में लिखा है कि क्षैतिज तल के एक बिंदु O से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है, ध्वज खंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ध्वज खंड की लंबाई और बिंदु O से भवन के पाद की दूरी बताइए। तो मान लेते हैं ये हम लोग का एक बिल्डिंग है, और बिंदु O से भवन के शिखर का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री, इसका नाम देते हैं हम लोग A और B, और भवन की ऊंचाई दी हुई है 20 मीटर, और लिखा हुआ कि भवन के शिखर पर एक ध्वज खंड लगा है, और इस बिंदु O से इस ध्वज खंड के शिखर का उन्नयन कोण है 45 डिग्री। तो हमको बताना है इस ध्वज खंड की ऊंचाई क्या है, ठीक है, इसकी लंबाई क्या है, और इस बिंदु O से इस भवन का जो पाद है, इसके जो आधार इससे दूरी, तो इसको मान लेते हैं हम लोग x मीटर, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम लोग h मीटर। तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ABC में, ABO में, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज ABO में, इसमें ABO में 30 डिग्री बन रहा है, ये आधार ये लंब है, तो tan हम यूज करेंगे, तो tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा हम लोग का AB बटे OB,
AB बट्टे OB। tan 30 का मान होता है √3, तो 1/√3 बराबर AB है 20 और OB को हम लोग माना है x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x को एक से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, √3 को 20 से गुणा करेंगे तो 20√3 मीटर। यानी कि बिंदु O से भवन के आधार की जो दूरी है वो है 20√3 मीटर। ठीक है, अब हमको निकालना ध्वजखंड की लंबाई, तो हम त्रिभुज CBO में हल करेंगे, इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो आप लिख लेंगे हम लोग पुनः त्रिभुज CBO में। अब यहाँ बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हम लोग का CB बट्टे OB। tan 45 का मान होता है 1, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बराबर CB को लिख सकते हैं हम लोग H+20 बटे, और OB है x को लाएंगे बाएं साइड, x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x बराबर H+20, और x का मान है 20 + √3, तो x का मान 20√3 है, तो 20√3 बराबर H+20। 20 को लाते हैं हम लोग बाएं साइड, तो 20√3 - 20 बराबर हो जाएगा H। दोनों में 20 कॉमन अगर ले लें तो यहाँ हो जाएगा √3, यहाँ हो जाएगा 1 बराबर H। तो H बराबर हो जाएगा 20 गुणे √3 - 1 मीटर। यानी कि ध्वजखंड की जो लंबाई होगी 20 गुणे ब्रैकेट में √3 - 1 मीटर। क्वेश्चन 4 का अथवा है कि एक नदी के पुल से किसी बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4.5 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें मान लेते हैं हम लोग का ये नदी हो गया, नदी की चौड़ाई AB है, और एक पुल है जो जिसकी ऊंचाई दी हुई है 4.5 मीटर, और इससे किनारों से पुल का जो अनुमान कोण है ये दिया हुआ है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो इस तरह का चित्र बनेगा, यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री और यहाँ हो जाएगा 45। इसका नाम देते हैं हम लोग C और D। तो हमको बताना है इस नदी की चौड़ाई, यानी कि AB निकालना है, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। ये x मीटर हो गया, ये y मीटर हो गया। ठीक है, तो पहले हम हल कर लेंगे त्रिभुज CDA में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिभुज समकोण त्रिभुज CDA में, इसमें 30 डिग्री बन रहा है, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा CD बट्टे DA। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर CD है 4.5 बटे, यहाँ हो गया x। तो x को जब हम 1 से गुणा कर देंगे, 1 से गुणा करेंगे तो x हो जाएगा, √3 को गुणा करेंगे 4.5 से तो 4.5 √3 मीटर। ठीक है, अब ये x का मान निकल गया। अब हम हल करते हैं त्रिभुज CDB में। तो पुनः त्रिभुज CDB में इसमें 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा CD बटे DB। tan 45 डिग्री बराबर CD बटे DB। tan 45 का मान हो जाएगा 1 बराबर CD है 4.5 और ये हम लोग का y, तो 4.5 बटे y, तो y बराबर निकल गया 4.5 मीटर। ठीक है, हमको निकालना नदी की चौड़ाई, तो नदी की चौड़ाई ये होगा AB बराबर x + y। ठीक है, और इसमें x है 4.5 √3, तो आप लिखेंगे 4.5 √3 और y है 4.5। अब इन दोनों में से हम 4.5 को कॉमन ले लेते हैं, तो ब्रैकेट में बच जाएगा √3 + 1, और जो इसमें आंसर दिया है उसके अनुसार √3 का हम लोग को मान रखना होगा, तो हो जाएगा 4.5 गुणे √3 का मान रखेंगे 1.732 + 1, तो हो जाएगा 4.5 गुणे, इसको जोड़ेंगे तो जाएगा 2.732। ठीक है, जब इसको गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 12.294 मीटर। क्वेश्चन 5 में लिखा है 14 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक घन है, 14 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक घन है, 14 सेमी भुजा के एक ठोस लकड़ी के घन को छीलकर एक महत्तम गोला बनाया गया है, तो छीली हुई लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसमें दिया हुआ है कि एक
ठीक है, जिसको छील करके एक गोला बनाया गया इस तरह का। तो जब छीला जाएगा तो ये इसे किनारे भी कटेंगे, तो हमको बताना है छीली हुई लकड़ी का आयतन क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, घन के आयतन में से इस गोले के आयतन को घटा देंगे। तो जो इसका व्यास होगा गोले का, ये इसके घन के भुजा के बराबर होगा। तो अगर ये इसकी घन की भुजा 14 सेंटीमीटर थी, अभी 14 सेंटीमीटर होगा। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं घन की भुजा बराबर है 14 सेंटीमीटर। तो घन का आयतन निकाल लेते हैं हम लोग। घन का आयतन ये होता है भुजा क्यूब, यानी कि 14 का क्यूब। तो 14 का क्यूब निकालेंगे, यानी कि 14 गुणे 14, तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। आयतन निकालें तो क्यूब में लिखेंगे। अब हमको लिखना है यहाँ गोले का व्यास। तो गोले का व्यास ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकाल लेंगे हम लोग। तो त्रिज्या आर बराबर 14/2, 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो ये निकल गया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालेंगे गोले का आयतन। तो गोले का आयतन बराबर सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो हो जाएगा 4/3 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या है 7, तो 7 का क्यूब हो गया। तो 4/3 गुणे 22/7, 7 का क्यूब को लिख सकते हैं 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 7 कट गया एक बार में। अब यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 4, 22 और 7 गुणे 7 को। जब इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4312 नीचे हो गया 3 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना छीली हुई लकड़ी का आयतन, तो उसमें हम क्या करेंगे, घन के आयतन में से गोले के आयतन को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग छीली हुई लकड़ी का आयतन बराबर घन का आयतन, तो ये है 2744 माइनस गोले का आयतन निकला 4312/3। अब इसका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 से गुणा कर देंगे हम लोग 2744 में, तो ये आएगा 8232 माइनस 4312। इसको घटाएंगे तो बचेगा 3920/3। तो भाग देंगे तो ये आएगा 1306.67 सेंटीमीटर की, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन 5 का अथवा दिया है कि चित्र में दो संकेंद्रीय वृत्तों जिनका केंद्र O है और जिनकी त्रिज्याएं 14 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर है के चाप AB और CD हैं। कोण AOB बराबर 30 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ चित्र में इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इस वाले भाग का त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और इसका है बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर। तो हम बड़े का पहले निकालेंगे त्रिज्यखंड क्षेत्रफल, फिर छोटे का त्रिज्यखंड क्षेत्रफल निकालेंगे, और इस पूरे में से इस वाले भाग को माइनस कर देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, पहले त्रिज्या कैपिटल R मान लेते हैं बड़े वाले का 14 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की त्रिज्या R बराबर मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर पहले होगा ODCO का क्षेत्रफल, नहीं पहले बड़े वाले के लेंगे हम लोग, OBAO का क्षेत्रफल, OBAO का क्षेत्रफल माइनस ODCO का क्षेत्रफल, ODCO का क्षेत्रफल। तो इसमें फॉर्मूला जो लगाएंगे वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 गुणे पाई, इसका त्रिज्या हम लोग कैपिटल R माना है तो पाई R स्क्वायर, कैपिटल R स्क्वायर हो गया माइनस, इसमें लिखेंगे θ/360 गुणे पाई स्मॉल r स्क्वायर। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, θ/360 पाई, दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। तो θ/360 पाई हम लोग कॉमन ले लेते हैं, यहाँ ब्रैकेट में हो जाएगा कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। अब थीटा का मान इसमें है 30, तो आप लिख लेते हैं 30/360 गुणे पाई का मान रखेंगे 22/7 गुणे, अब इसमें कैपिटल R है 14, तो 14 का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल r है 7, 7 का होल स्क्वायर, एक जीरो से एक जीरो कट गया,
336 कटेगा 12 बार में, 2 से 12 कटेगा 6 बार में, 22 कटेगा 11 बार में। तो हो जाएगा 11/6 सते 42 गुणे 14 का स्क्वायर होगा 196 माइनस 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो बराबर में यहाँ फिर हम लिखेंगे 11/42 गुणे, इसको घटाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा 7 और 8 में से 4 जाएगा 4, 147। ठीक है, अब 21 से 42 कटेगा 2 बार में, ये कट जाएगा 7 बार में। तो 11 में 7 से गुणा करेंगे 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है।